आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग के एक बहुत ही पॉपुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस को, जो सबसे पहले अपीयर हुआ था 1842 में ड्रामेटिक लिरिक्स नाम के एक पोएटिक कलेक्शन में। माय लास्ट डचेस 28 राइमिंग कपलेट्स में लिखा गया है। आयम्बिक पेंटामीटर का इसमें यूज हुआ। इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AABBCCDD। ये पोएम जो है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है, इसमें एक किंग है जिसका नाम है अल्फोंसो सेकंड। ये फरारा का ड्यूक है, इसे ड्यूक ऑफ फरारा भी कहते हैं। और इसकी एक डचेस थी, डचेस यानी कि रानी, क्वीन। इसकी एक क्वीन थी जिसका नाम था लुक्रीजिया डी कॉसमो डी मेडिकाई, जिसको ये किंग जो है मरवा देता है। क्यों मरवाता है, कैसे मरवाता है, वो सब हम पढ़ेंगे अपनी पोएम। तो चलिए पोएम हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन। मैं इसको एक्सप्लेन करूं। तो पोएम को शुरू करने से पहले हम एक बार सीन को समझ लेते हैं। सीन एक्चुअल में कैसे है। सीन कुछ ऐसे है कि एक ड्यूक ऑफ फरारा है जिसके पास एक मैसेंजर आता है। मैसेंजर कहां से आता है? पड़ोसी राज्य का एक राजा है जो मैसेंजर को ड्यूक ऑफ फरारा के पास भेजता है। क्यों भेजता है? वो उसको भेजता है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। तो कुल मिलाकर के जो मैसेंजर है वो अपने राजा की जो बेटी है उसका रिश्ता लेकर के वो ड्यूक ऑफ फेरारा के पास आता है। ड्यूक ऑफ फेरारा यानी कि अल्फोंसो सेकंड उसको अपनी प्राइवेट गैलरी दिखाता है, जहां पर वो उसको अपनी लास्ट डचेस के बारे में बताता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। माय लास्ट डचेस एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक इंसान बोलता है और दूसरा इंसान चुपचाप उसकी बातों को सुनता है। तो पोएम कुछ इस तरीके से है। That's my last duchess painted on the wall, looking as if she were alive, I call। तो जो उसकी लास्ट डचेस है, ड्यूक ऑफ फेरारा यानी अल्फोंसो सेकंड की जो लास्ट डचेस है, उसका एक पोर्ट्रेट है यानी कि एक तस्वीर है जो दीवार पे टंगी हुई है और पर्दे से ढकी हुई है। तो जब मैसेंजर को लेकर के ड्यूक ऑफ फेरारा उसके पोर्ट्रेट के पास जाता है, तब वो उस कर्टन को हटाते हुए कहता है मैसेंजर से कि ये मेरी आखिरी डचेस है जिसका ये पोर्ट्रेट है दीवार पे टंगा हुआ है। देखो, इसे देख के क्या ऐसा नहीं लगता कि ये बिल्कुल जीती जागती खड़ी हुई हो? यहाँ पे एक बात पॉइंट करने वाली है कि जो उसकी लास्ट डचेस की फोटो है वो कवर है, यानी कि उसको छुपा कर रखा हुआ है। I call that piece a wonder now, for a Pandol's hand worked busily a day and there she stands। तो अब ड्यूक कहता है मैसेंजर को कि मेरे अकॉर्डिंग ये एक वंडरफुल पीस है जिसको फ्रा पेंडोल्फ ने महज एक दिन में बना करके पूरा कर दिया था। और देखो ये कैसे खड़ी हुई है अब, यानी कि जो हमारा ये पोर्ट्रेट है, जो उसकी लास्ट डचेस का पोर्ट्रेट है, उसको पेंट किया है फ्रा पेंडोल्फ ने। और फ्रा पेंडोल्फ ने उसको महज एक दिन में बना करके पूरा कर दिया था। और ये सिर्फ एक क्लोजअप नहीं है, ये पूरी जो डचेस है सर से लेके पैर तक का उसका पूरा पोर्ट्रेट है, वो बिल्कुल खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो फ्रा पेंडोल्फ ने सिर्फ एक ही दिन में पूरा कंप्लीट पोर्ट्रेट बनाया था रानी का, ऊपर से लेकर के नीचे तक। विलेंट, प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, I said, Fra Pandolf, by design, forever read strangers like you that pictured countenance the depth and passion of its earnest gallants। अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर को कहता है कि बैठो, बैठकर आराम से इसको देखो। ड्यूक अब आगे कहता है कि उसने फ्रा पेंडोल्फ को बोला था कि वो उसकी लास्ट डचेस का इस तरीके से एक पोर्ट्रेट बनाए। और फ्रा पेंडोल्फ ने जो उसकी डचेस का पोर्ट्रेट बनाया है उसके फेस पर बहुत ही खूबसूरत एक्सप्रेशन बनाए, जैसा उसका फेस बिल्कुल रियल में था। जो भी उस टाइम पे डचेस फील कर रही थी, वो जैसे खड़ी थी हूबहू फ्रा पेंडोल्फ ने उसको रानी के पोर्ट्रेट पर सेम पेंट किया है, सिर्फ बिल्कुल उसी तरीके से। But to myself they turned, since none puts the curtain I have drawn for you but I, and seemed as they would ask me if they durst। अब जो ड्यूक है वो कहता है कि कोई भी
ये जानने के लिए एगर रहेगा ही कि इस तरीके के एक्सप्रेशन उसके फेस पर कैसे आए, बिल्कुल हूबहू कैसे उतार दिए। लेकिन कोई भी वो ड्यूक है तो ड्यूक से पूछने की डेर किसी में भी नहीं है। अब यहाँ ब्रैकेट में एक लाइन लिखी हुई है, सिंस नन पुट्स बाय द कर्टन आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। इसका मतलब ये है कि किंग ने, ड्यूक ऑफ फरारा ने उस मैसेंजर को ये कहा है कि मेरे अलावा किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है या किसी को भी इतनी इजाजत नहीं है कि वो इस कर्टन को हटाए। उसका जो ड्यूक की डचेस का जो पोर्ट्रेट है उस पे लगा हुआ कर्टन ड्यूक के अलावा और कोई नहीं हटा सकता। अब इसमें एक बात और पॉइंट करने वाली है, आई हैव ड्रॉन फॉर यू बट आई। अब उसने ये भी लिखा है कि लेकिन मैंने इस कर्टन को तुम्हारे लिए हटाया है। किसके लिए? फॉर मैसेंजर। हाउ सच अ गैलेंस कम देयर, सो नोट द फर्स्ट एज यू टू टर्न एंड आस्क थस, सर it was not her husband's presence only called that spot of joy into the duchess cheek। अब यहाँ पे हाउ सच अ गैलेंस कम देयर, सबसे पहली चीज जो नजर में आती है उस पोर्ट्रेट में वो आती है रेडनेस। जो डचस है उसके गालों पर एक रेडनेस है, लाली है, ब्लश करते हैं ना जब लाली आ जाती है चेहरे पर, एक वो चीज है। अब वो कैसे आई? तो जो ड्यूक है वो कहता है इट वॉज नॉट हर हस्बैंड्स प्रेजेंस ओनली, ये उसके हस्बैंड की प्रेजेंस की वजह से नहीं है कि जब वो डचस वहाँ पे खड़ी हुई थी तब वहीं पे उसका हस्बैंड भी खड़ा हुआ था और वो शर्मा रही थी, ब्लश कर रही थी, तो जो लाली उस टाइम पे थी और वही लाली फ्रा पेंडोल्फ ने सेम उस पोर्ट्रेट पे उतार दी, ये सिर्फ उसकी वजह से नहीं है। कॉल्ड दैट स्पॉट ऑफ जॉय इनटू द डचस चीक परहैप्स फ्रा पेंडोल्फ चांस्ड टू से, ऐसा भी हो सकता है कि जब वो पोर्ट्रेट बन रहा हो तब फ्रा पेंडोल्फ ने उसकी डचस से कुछ कहा हो, जिसे उसकी तारीफ की हो, जिससे उसके चेहरे पर इस तरह की रेडनेस आ गई थी। हर मेंटल लैप्स ओवर माय लेडीज विश्ड टू मच, हो सकता है कि जब डचस अपना ये पोर्ट्रेट बनवाने के लिए खड़ी हो तब जो उसका स्कार्फ था या उसने जो लबादा उस टाइम पे पहना हुआ था वो थोड़ा सा उसकी कलाई पे ज्यादा आ गया हो और फ्रा पेंडोल्फ ने तब कुछ कहा हो। और पेंट मस्ट नेवर होप टू रिप्रोड्यूस द हाफ फ्लश एंड डार्स अलोंग हर थ्रोट, तो ऐसा भी हो सकता है। पहला रीजन तो हमने देख लिया उसके गालों पर लाली का क्या है। दूसरा, किंग कहता है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो लाली उसके गर्दन यानी कि थ्रोट पे और चेहरे पर आई हुई हो, क्या पता फ्रा पेंडोल्फ इसको सही से कवर ना कर पाया, उसको सही से डिजाइन ना कर पाया हो, ये इसलिए लाली आई हुई हो। सच स्टफ वॉज courtesy she thought and cause enough for calling up that spot of joy। ड्यूक कहता है कि इस तरह की छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स जो अगर कोई भी उसकी डचस को देता था वो इसको भी रिएक्ट करती थी, उन पर भी रिएक्ट करती थी। शी हैड अ हार्ट, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed। उसके पास एक दिल था जो बहुत जल्दी खुशी से भर जाता था और बहुत जल्दी वो इम्प्रेस हो जाती थी। शी लाइक्ड वॉट एवर शी लुक्ड ऑन एंड शी लुक्स वेंट एवरीवेयर, वो जो कुछ भी देखती थी उसे सब अच्छा लगता था और वो उन सब जगहों पर जाती थी जो उसे अच्छी लगा करती थी। सर इट वॉज ऑल वन माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट इन द वेस्ट। अब ड्यूक कहता है कि उसने कोई गहना, कोई ज्वेलरी डचस को दी होगी जो वो अपने गले में पहना करती थी और वो उसकी ब्रेस्ट तक आता था। वो उसकी दी हुई उस ज्वेलरी को, उसकी चमक को डूबते हुए सूरज यानी कि सनसेट से कंपेयर किया करती थी। द बो ऑफ चेरी सम ऑफिशियस फूल ब्रोक इन द ऑर्किड फॉर हर, द वाइट म्यूल शी रोड विद राउंड द टेरेस ऑल एंड ई। अगर कोई उसकी डचस को चेरीज का एक बो ला करके दे दे, ऑर्किड में से यानी कि गार्डन में से ला करके दे दे, तो वो खुश हो जाती थी। और व्हाइट म्यूल पर बैठकर अगर वो राइड करे टेरेस पर तो उससे भी खुश हो जाती थी। व्हाइट म्यूल यानी कि खच्चर, व्हाइट खच्चर पे बैठ के अगर वो टेरेस पर राइड करे, कोई उसको राइड कराए, तो वो उन सब चीजों से भी खुश हो जाया करती थी। ऑल एंड ईच
would draw from her a like and approving speech or blush at least. तो उसके लिए कोई अगर इतनी छोटी छोटी सी चीजें करे या कोई छोटी छोटी सी उसे कॉम्प्लीमेंट्स दे, जरा सा उसको कुछ कह दे, तो वो उसकी जो टचेस थी वो इतनी सी बातों पर ही खुश हो जाती थी, ब्लश करने लगती थी, कुछ थोड़ा बहुत कुछ कह देती थी. शी थैंक्ड मैन गुड, वो उनको थैंक्स बोल देती थी, बट थैंक्ड समहाउ आई नो नॉट हाउ, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. तो अब ड्यूक कहता है कि वो थैंक भी ऐसे करती थी कि जैसे कि देखिए जो ड्यूक ऑफ फेरारा है वो अपनी फैमिली को 900 इयर्स ओल्ड बताता है, जैसे कि वो मेरी 900 इयर्स ओल्ड फैमिली के गिफ्ट की किसी भी एनीबडी आया हुआ, यानी कि किसी भी कोई छोटा इंसान है तो उससे भी वो कंपेयर कर रही हो. Who would stop to blame this sort of trifling? अब उसकी डचेस को कौन बताए कि ये तरीका सही नहीं है, उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए. स्टूप मतलब होता है झुकना. कौन उसकी क्वीन के आगे उसकी गलतियां बताने के लिए झुक. Even had you skill in speech which I haven't to make your way. ड्यूक यहाँ पर ये कहता है कि मेरे अंदर तो ऐसी स्किल नहीं थी कि मैं उसे घुमा फिरा करके ये बोल देता कि तुम गलत कर रही हो या मैं उसके आगे झुक जाता. मेरे बस की ये बात नहीं थी कि मैं उसे घुमा फिरा करके उसकी गलतियां बता दूं. Quite clear to such an one and say just this or that is you disgust me, here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lessoned no penally set. ये बिल्कुल साफ बात है कि अगर हम उसे उसकी गलती बता देते, इट मे बी पॉसिबल कि वो किंग के कहने पर यानी कि अपने हस्बैंड के कहने पर नॉर पेनली, बिना किसी दुख दर्द के वो अपने आप को चेंज भी कर लेती. अगर ड्यूक जा करके उसको उसकी मिस्टेक बताता कि तुम ऐसे मत करो कि तुम हर किसी को थैंक्स बोलती हो, अगर ड्यूक उसको कोई गिफ्ट देता है तो भी वो सेम तरीके से थैंक्स बोलती है, और अगर कोई सेवक उसको कोई गिफ्ट देता है तो भी वो सेम तरीके से थैंक्स बोलती है. अगर ये मिस्टेक ड्यूक उसे बता भी देता तो शायद वो अपने आप को चेंज कर भी लेती. हर विट्स टू योर्स forsooth and made excuse even then would be some stooping and I chose not to stoop. अब देखिए ऊपर ड्यूक ने कहा था कि कौन उसको उसकी गलती बताए, उसके सामने झुके. अब ड्यूक ने ये कहा कि मैं तो उसे उसकी गलती बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसे उसकी गलती बताना even then would be some stooping, उसको उसकी गलती बताना एक तरह से देखा जाए तो उसके सामने झुकना ही है, और मैं तो कभी भी नहीं झुकूंगा. मैं कौन? ड्यूक ने झुकने से साफ मना कर दिया. ओ सर, शी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile. अब ड्यूक कहता है कि जब भी मैं उसके पास से होकर के गुजर वो मुझे एक स्माइल थी, और अगर मेरे अलावा और कोई उसके पास से होकर के गुजरता तो उसको भी वो सेम स्माइल पास किया करती थी. दिस grew, I have commands, then all smiles stop together. अब ये चीज जब बढ़ती ही जा रही थी, राजा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब उसने अपने सैनिकों को यह आदेश दे दिया कि उसको मार दो, यानी कि then all smiles stopped together, यानी कि ये जो जितनी भी स्माइल्स हैं इन सबको एक साथ रोक दो, यानी कि उसका मर्डर कर दो. किसका? डचस का. There she stands as if alive, और देखो तभी तो, इसी वजह से तो वो आज इस पोर्ट्रेट में हम सबके सामने जिंदा खड़ी है. Wouldn't it please you rise? अब आप खड़े नहीं होगे, वो मैसेंजर से खड़े होने के लिए कह रहा है. We will meet the company below then. अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर से कहता है कि अब हम नीचे जाकर के बाकी लोगों की कंपनी को ज्वाइन करते हैं. I repeat, the count your master's known munificence is ample warrant that not just pretend of mine for dowry will be disallowed. अब जो ड्यूक है वो मैसेंजर को कहता है कि मुझे पता है जो तुम्हारा ड्यूक है, तुम्हारा किंग है, वो बहुत ही काइंड है, लेकिन जो मैंने दहेज की मांगे रखी है, डाउरी मतलब होता है दहेज, जो मैंने डाउरी मांगी है उसके लिए जो तुम्हारा किंग है वो उसे मना नहीं करेगा. थ्रू हिज फेयर डॉटर सेल्फ एज आई अवॉर्ड एट स्टार्टिंग इज माई ऑब्जेक्ट. हालांकि मैं तो सिर्फ उनकी बेटी को ही चाहता हूं. अब देखिए
ये ड्यूक यहाँ पे घुमा फिरा के बातें कर रहा है, ये डाउरी भी मांग रहा है और बाद में ये भी कह रहा है कि नहीं, मुझे तो सिर्फ उनकी बेटी ही चाहिए। नहीं, वी शैल गो टुगेदर डाउन सर, नोटिस नेपच्यून थ्रू। अब ड्यूक है वो उसको बोलता है मैसेंजर को, रुको हम साथ में चलते हैं नीचे। जब वो नीचे जा रहे होते हैं तो जो राजा का महल होता है उसके रास्ते में नीचे जाते हुए नेपच्यून की स्टैचू आती है। नेपच्यून कौन है? गॉड ऑफ सी हैं, जिन उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, सी हॉर्स को अपने वश में कर रखा है। तो कहते हैं टेमिंग अ सी हॉर्स थ्रू अ रेयरिटी विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रॉन्ज फॉर मी। टेमिंग अ सी हॉर्स यानी कि वो जो स्टैचू है नेपच्यून की, वो जो स्टैचू है गॉड ऑफ सी की, उसमें उन्होंने सी हॉर्स को अपने वश में कर रखा है। तो ड्यूक कहता है कि एक बहुत ही रेयर स्टैचू है जो क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने उसके लिए बनाई थी। तो ये थी रॉबर्ट ब्राउनिंग के लिखे गए एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर ड्रामेटिक मोनोलॉग माय लास्ट डचेस का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया।